नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वेनेजुएला में सियासी हलचल। मादुरो की माजूली के बाद डेल्सी ने मुल्क के सदर का हलफ उठाया। इंदौर में आलूदा पानी से बीमारी का फैलाव। 200 टीमें 5000 घरों के सर्वे में मसरूफ। डायरिया के 38 नए मरीजों की निशानदेही। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में गैस पाइपलाइन से रिसाव और आतिशज़दगी। 3 गांव से सैकड़ों लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सरासर नाइंसाफी। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम का बयान। चिल्ले कला के दौरान श्रीनगर में शदीद सर्दी। श्रीनगर समेत बेशतर इलाकों में बर्फ नापैद। और खबरों की तफसील। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुरेश कलमाडी तवील अदालत के बाद मंगल की सुबह पुणे में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। खानदानी जराये के मुताबिक वो दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में जेर इलाज थे। आज पुणे में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सुरेश कलमाडी ने वज़ीर ममलकत बराए रेलवे के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी और वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं। खेलों के इंतजामी शोबे में इनका किरदार तवील अरसे तक नुमाया रहा। आजानी लीडर के दफ्तर के मुताबिक कलमाडी की मैयत को लोगों के आखिरी दीदार के लिए दोपहर 2 बजे तक पुणे में वाक़ कलमाडी हाउस में रखा जाएगा, जबकि आखिरी रसूमात दोपहर 3:30 बजे अदा की जाएंगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक 12 और 13 जनवरी को हिंदुस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर का इस्तकबाल करेंगे। जर्मनी के चांसलर के दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम और अफरादी क़ुव्वत को मुंतकली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। हिंदुस्तान और जर्मनी के स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के 25 बरस मुकम्मल होने के तनाजुर में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। चांसलर के दौरे में बेंगलुरु का भी प्रोग्राम शामिल है। वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज ने अबूरी सदर का हलफ उठाया। पार्लिमानी इजलास के दौरान ये तकरीब हुई, जिसमें माजूल सदर निकोलस की अमरीकी तहवील से रिहाई का मुतालबा भी किया गया। 56 साल रोड्रिगेज साल 2018 से नायब सदर थी। इन्होंने कहा कि मादुरो और उनकी अहलिया सीलिया को अमरीकी फोर्सेज ने हफ्ते के रोज़ गिरफ्तार किया, जिसे इन्होंने इगवा करार दिया है। वेनेजुएला के बरतर्फ सदर निकोलस मादुरो ने अमरीकी अदालत में खुद को बेकसूर करार दिया। निकोलस मादुरो पर मंशियात की स्मगलिंग और टेररिज्म समेत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। मादुरो पीर के रोज़ न्यूयॉर्क के एक वफाकी अदालत में पेश हुए, जहां इन्होंने दावा किया कि इन्हें अगवा करके अमरीका लाया गया और वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं। मैनहट्टन के वफाकी अदालत में इब्तदाई समाअत के दौरान मादुरो के साथ इनकी अहलिया सीलिया भी पेश हुई। वेनेजुएला के बरतर्फ सदर की अहलिया ने भी इल्ज़ामात से इनकार किया। निकोलस मादुरो साल 2013 में आजानी सदर हुगो चावेज़ के बाद इक़्तिदार में आए थे। अमरीका और यूरोपीय यूनियन पर इंतखाबात में धांधली और सियासी मुखालफिन को कैद करने के इल्ज़ामात आयद करते रहे। मादुरो की बरतरफी के साथ वेनेजुएला में 2 दहाइयों से जारी बाएं बाजू की हुक्मरानी का खात्मा हो गया, जबकि मुल्क का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। संभल जिले के हाजिरपुर गांव में इंतजामिया ने मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मस्जिद और एक मदरसे को मुनहदिम कर दिया। हुकाम का कहना है कि ढांचे ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करके तामीर किए गए थे। सख्त पुलिस बंदोबस्त और ड्रोन निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि जिला मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे। इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के मामले में मजमूई तौर पर 58 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 8 लाख
78,000 रुपये का जुर्माना शामिल है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मजीद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम या है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील सम्मेलन में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारी द्वारा हटाया गया। सर क्या क्या यहाँ पे पाया गया था कि जो कितने टाइम से मदरसा चलता मिल रहा था और कोई 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया था और मदरसे के नाम पे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज भी की जा रही थी, बहुत सारी दुकानें बनाई गई थी और उनसे भी किराया वसूला जा रहा था। सर पर्टिकुलर एक आदमी या कि ग्रुप इसको चला रहा था? इसको कुछ निजी व्यक्ति थे, वो इसको चला रहे थे, तो दोनों को हमने गिरफ्तार करवा दिया। कोई कार्रवाई की जाएगी सर पूरे मामले को लेकर जो लोग इसको चला रहे हैं? दो तरह की कार्रवाइयाँ होती है, एक अर्थदंड होता है, दूसरा हटाने का हर्जा खर्चा वसूल किया जाता है। तो 58 लाख रुपए हम अर्थदंड भी लगाया है और हर्जा खर्चा भी वसूल करेंगे जो आज का खर्चा होगा। होंगे यही राय बुजुर्ग में ही रोड को ये संभवतः ये यहाँ कार्रवाई हुई थी और जो मैरिज हाउस ऑफ कोर्ट था जो तालाब की भूमि पे बना हुआ था उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और उसी समय यहाँ जो इंतजामिया कमेटी है उनको बताया गया था कि इसको स्वयं जो इसको हटवा लें या ध्वस्त करवा लें, जो उनके द्वारा समय रहते नहीं किया गया। इसकी वजह से आज प्रशासनिक टीम के द्वारा यहाँ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो करवाई जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल जो है वो लगाया हुआ है सुरक्षा, जिसमें 2 थानों की बेइज्जती है और 4 थानों की जो है वो नियुक्त किया गया। सर 4 जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है बुलडोजर से, क्या आज ही के पूरा कर लिया जाएगा काम? देखिए कोशिश ये है कि ये जितनी जल्दी सुरक्षित पहुंचे उतनी जल्दी ये कार्रवाई हो सकती है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में वाक़ मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही से मुताल्लिक़ तनाज़ा ताहाल बरकरार है, जबकि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई की तलवार बदस्तूर लटक रही है। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुकामी मसाजिद के आइम्मा इकराम के साथ एक अहम मीटिंग भी की। 5 जनवरी को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर आज समाअत मुतवक्किल है। कोई भी महकमे ने, वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करी दरगाह फैज़िलाई कमेटी से कि ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह एमसीडी की है। और आज तक एमसीडी ने और एलएनडीओ डिपार्टमेंट ने आज तक क्यों आखिर वक्फ बोर्ड को नोटिस क्यों नहीं देगा हमारी जगह खाली कराओ। एक बाहर का आदमी, एक प्राइवेट आदमी कोई बाहर से वो ऑब्जेक्शन करते हैं और ऑब्जेक्शन करने के बाद एमसीडी भी जाग जाती है, एलएनडीओ डिपार्टमेंट, ये जगह हमारी है। और इतनी जल्दी मैंने आज तक किसी भी कानून व्यवस्था को या इतनी जल्दी इतनी कार्रवाई कि अक्टूबर में कोई केस डालता है और नवंबर के अंदर वो लोग इस तरीके का ऑब्जेक्शन करते थे। देखिए ये बहुत अफसोसनाक है हमारे मुल्क के लिए कि एक एजेंसी जो टारगेटेड काम करती है, जिसका काम यही है मस्जिदों को, मदारिस को और उनको टारगेट करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अपील करना और कोर्ट की तरफ से जिस तरह से बहुत तेज़ी से इस पर फैसला आया है, जो भी उसका अमल आया है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों जो है केसेस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं होता। और जहाँ मस्जिद मदारिस की बात आती है वहाँ पर फ़ौरन उस पर कार्रवाई की बात हो जाती है, डिमोलिशन की बात हो जाती है। जो आगे श्री हनुमान वाटिका मौजूद है उसका 1970 का 1962 का वो गैजेट मौजूद है, वो मस्जिद होने की गवाही बार बार दे रहा है। बावजूद इसके वहाँ एक आरटीआई में ये भी खुलासा है कि वो रिलीजियस इंक्रोचमेंट है। उस रिलीजियस इंक्रोचमेंट होने के बावजूद वहाँ किसी तरह का कोई सर्वे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जिसके कागजात मौजूद हैं, कमेटी को नहीं सुना गया, अदालत ने पार्टी नहीं बनाया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्टी नहीं बनाया, और उसके बाद अभी आनन फानन में एक बहुत प्री प्लान तरीके से यहाँ बड़ी कार्रवाई के लिए जो है वो कोशिश की। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 7 लोग वहाँ पर दरख्वास्त दिए थे जमानत की, तो पहले तो मैं अफसोस जाहिर करूँगा कि उसमें से 2 लोगों को जमानत नहीं मिली। अलबत्ता जिनकी जमानत मिल गई वो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो बात हुई है कि जिनकी जमानत मनसूख कर दी गई, बेल नहीं दी गई है,
उसकी कोई माकूल बात समझ में नहीं आई है। केस तो चलना है, 5 साल हो गए, लेकिन उनको मजीद उनकी बेल को रोक देना ये हुकूक इंसानी के खिलाफ है और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी तक भी बेल नहीं मिली है, इसको लेकर क्या कुछ? यही कह रहा हूं मैं, 2 लोग जो हैं जिसमें उमर खालिद है और शर्जील इमाम है, इनका कसूर यही था कि वो सीए और जो एनआरसी की जो कैंपेन थी उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। क्या हुकूमत की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखना या हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा जुर्म है कि वो 5 साल से सड़ रहे हैं और उनको बेल नहीं मिल रही? अभी हम तो इंसाफ नहीं, इसे बेल का मुतालबा कर रहे हैं। ये बेल ना देना हमारे नजदीक सख्त नाइंसाफी है जो उनके साथ हो। उमर खालिद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद होने पर सीपीआईएम लीडर बिरंता करात ने अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बेहतर की उम्मीद थी। The other 5 are concerned. It's a welcome order and should have been done much earlier. As far as the denial of bail to the others are concerned, this is the demonization of an activist, Umar Khalid. His entire record of work has shown that he believes in the secular values of the Constitution of India. And to deny him bail on separate grounds based on what can only be called demonization of an activist, I think is unfortunate, it is disappointing, and we expected better from the Supreme Court. Bail to the other 5 are concerned. It's a welcome order and should have been done much. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के वज़ीर-ए-आला मोहन चरण मांझी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा की तरक्की और रियासत के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए नुमायाँ कोशिशें की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इनके दराज़ी उम्र की कामना की और आवाम की खिदमत के लिए सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मांझी के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारी के बाद कल शुरू किया गया घर घर सर्वे जारी है। इस सर्वे के लिए 200 टीमें तश्कील दी गई हैं जो 5000 घरों का मुआयना करेंगी। बताया गया कि अब तक 142 मरीज अस्पताल में जेर इलाज है, जिनमें 11 आईसीयू में है, जबकि 6 अफराद की मौत हो चुकी है। तिब्बी अमले ने 9000 से ज़्यादा अफराद का मुआयना करके 38 नए मरीजों की निशानदेही की। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव के मुताबिक ये सर्वे ICMR के ताउन से किया जा रहा है। हर टीम में आशा वर्कर, नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर शामिल हैं जो क्लोरीन ड्रॉप्स और ORS किट्स भी तकसीम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने ICMR के सहयोग से लोकल लेवल पे कोबो टूल के माध्यम से रियल टाइम में हम लोग घरों का सर्वे करवा रहे हैं। 5000 घरों का सर्वे है, 200 टीमें बनाई है। प्रत्येक टीम को 25 घरों के सर्वे का टारगेट दिया है और पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है, और साथ ही साथ ये टीम वहाँ पे क्लोरीवेट ड्रॉप जो हैं, जो क्लोरीन के जो भी ड्रॉप्स आते हैं वो देंगे और उसके बारे में उसके उपयोग की विधि समझाएंगे। विभाग द्वारा जो भोपाल से हमको भेजे गए ORS किट हैं उसका वितरण होगा और प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक घर में से जो रोगी रहे हैं उनकी भी जांच हो, जिनको लक्षण है उनकी भी जांच हो, जो डिस्चार्ज होकर आ गए हैं उनकी भी जांच हो। तो ये हमारे पास में एक गूगल मैप, लोकेशन मैप एक डाटा शाम तक इकट्ठा हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतना वृहद सर्वे हम लोग इसको बिल्कुल जैसे पल्स पोलियो अभियान होता है उसकी तरह हम लोगों ने लिया है। और जहाँ तक बीमारी के आंकड़ों का संबंध है या वर्तमान स्थिति का संबंध है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमारी जो यहाँ की संजीवनी क्लिनिक हैं या जो UPSC हैं, दोनों में लगभग उतने ही मरीज आ रहे हैं जितने प्रारंभिक इस प्रकोप के पूर्व आते थे।
तो इसलिए अब इस तरह की कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई अतिरिक्त मरीज आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, कल कितने भर्ती हुए? कल के भर्ती मरीजों की संख्या 18 है और टोटल अभी तक 16 मरीज हमारे आईसीयू में हैं। इंदौर में आलूदा पानी के बाइस अमवात और बीमारियों के बाद आरओ प्यूरीफायर की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। डायरिया की वजह और खौफ के पेश नज़र कई खानदान कर्ज लेकर घरों में आरओ मशीनें नस्ब करा रहे हैं। अगरचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैंकरों के जरिए पानी फराहम कर रहा है, लेकिन मुकामी लोग आलूदगी के खदशे के बाइस इस पानी पर भी एतमाद नहीं कर रहे। तकनीकी माहिरीन के मुताबिक इलाके में पानी के TDS की सतह इंतहाई ज़्यादा है, जो सेहत के लिए ख़तरनाक है। वजह तो यही है कि दूषित पानी, जिसके कारण लगातार हम कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं, कई महीनों से परेशान हो रहे हैं। शिकायतें भी हुई मगर कोई निर्णय नहीं लिया। और अभी जो स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और इवन मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अब मैंने तो क्या है कि ट्रीटमेंट उचित समय पे ले लिया, थोड़ा ठीक हूँ। मेरे को भी लूज मोशन हो गए थे। और अभी जो दूषित पानी आ रहा है अब अच्छा भी आएगा तो हमें डर लगा हुआ है, जिसके कारण हमने RO प्लान किया। डॉक्टर का भला करने से अच्छा तो एक बार 10,000 का भला करके हम हमारे घर में सुरक्षित हो जाए। हमने कर्जा लेकर जैसे तैसे लगवा ही लिया उसे, वो लड़े बोले सब कुछ करा, मगर हम नहीं चाहते थे कि हम हमारे परिवार पे अब कोई विपत्ति आए ऐसी। वैसे ही हमारी सासू माँ बहुत बीमार हो चुकी है ये पानी पीकर, और वो अब एडमिट करवाने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। इतनी बुरी स्थिति हो गई उनकी। जैसे तैसे कर्जा करके हमने इसको लगवाया है, क्योंकि हम हमारे परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। हमें अब किसी पे विश्वास नहीं, क्योंकि टैंकर का पानी आ रहा है उसमें भी कीड़े आ रहे हैं, और नर्मदा तो दूषित हो ही चुकी है, तो अब करें तो किस चीज़ पे विश्वास करें। RO का अगर हम पानी पी रहे हैं तो उसमें 100 के करीब TDS हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। जो हमने अभी चेक किया था ये 726, ये 726 है। ये हमारा, चूंकि हमारे पास जो मीटर है ये 726 बता रहा है। बाकी अगर इसको हम लेबोरेटरी में चेक कराएं या इलेक्ट्रोलाइजर पे अगर इसको चेक कराएंगे तो उसमें इसकी अशुद्धि जितनी है वो सब पता चल जाएगी। ये अभी 726। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला से खबर है। यहाँ ONGC के एक कुएं से गैस के अखराज के बाइस पीर के रोज शदीद आग भड़क उठी, जिसके बाद 4 किलोमीटर के दायरे में वाक़ 3 देहात से तकरीबन 600 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ONGC के एक अहदेदार के मुताबिक ये आग गैस पाइपलाइन में रिसाव के सबब लगी, जहाँ पैदावार में इजाफे के काम को अंजाम दिया जा रहा था। हुक्काम का कहना है कि ताहाल किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ONGC और मुकामी इंतजामिया की टीमें मौके पर मौजूद है। कश्मीर में शदीद सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। श्रीनगर में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाज से नीचे है। महकमा मौसमियात के माहिर मलिक मुबीन ने कहा कि आइंदा चंद दिनों तक शदीद सर्दी का रुझान जारी रहने के इम्कान है। सर्द लहर के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है, जबकि नदी नालों और आबी ज़खायर में जमने का अमल शुरू हो चुका है। सख्त सर्दी के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत आवाम को जारी की जा रही हैं। आज जो पोजीशन है, आज बिल्कुल ड्राई वेदर कंडीशंस बनेंगी। 6, 7, 8, 9, 10 तक तो यही पोजीशन है, जिसमें क्लियर स्काइज रहने के बड़े ज़्यादा चांसेस है। उसके चलते ये जो मिनिमम टेम्परेचर्स हमारे हैं उनमें तकरीबन 2 या 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी, और तकरीबन ड्राई वेदर ही पूरे J&K में रहने के चांसेस हैं। नहीं, जैसे मैंने आपको बोला है कि अभी 6 से लेके 10th तक कोई WD नहीं है। उसके बाद एक फीबल टाइप आ रहा है, जिसके चलते बहुत कम पॉसिबिलिटी, वही आइसोलेटेड पॉकेट्स पे चांसेस है स्नोफॉल के या प्लेन्स पे रेनफॉल के, लेकिन वो बहुत कम, जिसमें कोई उतनी राहत सर्दी से महसूस नहीं होगी। देखिए, आज दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में भी घने कोहरे और सर्दी के सबब अलर्ट जारी किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ और दीगर रियासतों में सर्दी की शदीद लहर और धुंध की पेशनगोई की है। दिल्ली में मंगल सुबह हल्की धुंध छाई रही। शदीद सर्दी और धुंध के बायस दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घनी से बहुत घनी धुंध छाई रहेगी, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल के कुछ इलाकों में
ठंड बरकरार रहने का इम्कान है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री और कम से कम 6 से 8 डिग्री रहने का इम्कान है। उधर आगरा में शदीद धुंध के बायस ताजमहल नज़रों से ओझल हो गया है। और इस समय बहुत निराश है फिलहाल। क्या एक्सपेक्टेशन थी आप यहाँ आएंगे तो? हम देखने आए थे यहाँ, विंटर लाइन देखने आए थे। सुबह जो सनराइज होगा हम ताजमहल देखेंगे, कुछ शूट करेंगे, बट हम नहीं देख पा रहे अभी। बहुत ज्यादा है आज। इतना जो दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो क्या, बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत दूर से आए हम, राजस्थान से आए हैं, पर यहाँ पे ताजमहल देखने पर आज दिख नहीं पा रहा है और हमारे पास आज का ही टाइम है, तो फॉग की वजह से आज बहुत दिक्कत आ रही है और इस समय बहुत निराश है फिलहाल। क्या एक्सपेक्टेशन थी आप? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले के तहु और जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग में साल की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई, जहां दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के बेशतर इलाकों में शदीद सर्द लहर बरकरार है। कोकसर में 2 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि कालपा और गोंडला में भी हल्की बर्फबारी हुई है। हुक्काम के मुताबिक दूर दराज कबायली इलाकों और बुलंद पहाड़ी खित्तों में कम अज़ कम दर्जा हरारत -10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है, जिसके बायस झीलें, चश्मे और छोटे नदी नाले जम गए। आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशेनगोई की गई है। मरकजी वजीर माही परवरी राजीव रंजन सिंह ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में मुल्क के सबसे बड़े इनलैंड सर्कुलर इको कल्चर फार्म का इफ्तिताह किया। इन्होंने टेक्नोलॉजी पर मबनी इस फार्म की शुरुआत को इको कल्चर में एक अहम संग मील करार दिया, जहां नौजवानों के लिए तरबियत फराहम कराने का मंसूबा है और यह मरकजी अमल मुजाहरे का मरकज़ भी होगा, जहां बायो सिक्योरिटी, आबी ज़राअत के जदीद निज़ाम और साइंसी तरीक़ेकार के अमली तरबियत फराहम की जाएगी। इस बीच मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने हैदराबाद में मुनक़िदा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की 12वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शिरकत की। इजलास में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत माही परवरी के फ़रोग़, पैदावार में इजाफे और इलाक़ी सतह पर रुकावटों के हल पर गौर किया गया। Mr. Lalan Singh, both us, Minister of State Fishery, visited the Smart Green Aquaculture Limited, RAS Aquaculture Farm and Research Institute here. Mr. Adit is doing good. Though the rainbow trouts is the naturally it born in Himalayan range, especially in Jammu Kashmir, Srinagar, Himachal and Uttarakhand. But by the technology and research, he is producing here in Telangana, in hot state, the rainbow trouts in cold water. So it is the role model for the rainbow trouts in southern states. Today, Mr. Lalan Singh, both us, Minister of State, कर्नाटक के जंगलात में शेरों और दीगर खूंखार जानवरों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। ये सर्वे रियासत के तमाम बड़े टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। रियासती वजीर जंगलात ईश्वर खंड्रे ने बीदर में मीडिया को बताया कि ये छठा सर्वे। इससे पहले साल 2006, 10, 14, 18 और 22 में शेरों की गिनती की जा चुकी है। गुज़िश्ता अंदाजों के मुताबिक कर्नाटक में तकरीबन 563 शेर पाए गए थे और कर्नाटक शेरों की तादाद के मामले में मुल्क में दूसरे नंबर पर है। Today, tiger census has started, and our department has taken all measures to do the tiger census in time. According to me, tigers have increased in Karnataka. So, Karnataka government, Karnataka Forest Department has implemented Conservation Act very seriously. So, there is a reason why animals population has increased, tigers population has increased, elephant population has increased, leopard population has increased. But unfortunately, forest area is same. There's a reason why we are facing man-animal conflict, and a lot of conflicts are happening. And Forest Department, Government of Karnataka is looking into all the aspects, and we have already decided to constitute an expert committee to find out the carrying capacity of all the sanctuaries. Based on that, we are going to take remedial measures. Today, और आखिर नजर हेडलाइंस पर।
को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वेनेजुएला में सियासी हलचल, मादुरो की माजूली के बाद डेल्सी ने मुल्क के सदर का हलफ उठाया। इंदौर में आलूदा पानी से बीमारी का फैलाव, 200 टीमें 5000 घरों के सर्वे में मसरूफ, डायरिया के 38 नए मरीजों की निशानदेही। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में गैस पाइपलाइन से रिसाव और आतिशज़दगी, 3 गांव से सैकड़ों लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सरासर नाइंसाफी, जमात इस्लामी हिंद के नायब सैयद मलिक मोतसिम का बयान। चुल्हे कला के दौरान श्रीनगर में शदीद सर्दी, श्रीनगर समेत बेशतर इलाकों में बर्फ नापैद। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।